अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर सबको हैरान कर रहा। एक ऐसा शख्स कैमरे में नजर आया जो एक बहुत ही खतरनाक और जहरीला सांप को अपने हाथों से पानी पिला रहा, बिना किसी डर के। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये आदमी पूरी तरह काम है और अपने नंगे हाथों से सांप को बिल्कुल पास जाकर उसे पानी देता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सांप इतना जहरीला था कि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर डिबेट छेड़ दी है। कुछ लोग इसे बहादुरी कह रहे, जबकि कुछ लोग इसे पूरी तरह से बेवकूफ़ी बता रहे। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने भी इस पर चिंता जताई है और कहा कि ऐसे डेंजरस एनिमल्स के साथ बिना ट्रेनिंग या प्रोटेक्शन के ऐसा बिहेवियर बहुत रिस्की हो सकता है। फिलहाल ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा और लोग इस पर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। तो सवाल ये है, ये ब्रेवरी, बहादुरी है या फिर एक खतरनाक बेवकूफ़ी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। छतरपुर मध्य प्रदेश से एक अजीब गरीब ब्रेकिंग न्यूज जो सुनकर आप भी कह उठेंगे, ये क्या चल रहा है भाई। दोस्तों, एम्बुलेंस जो होती है जिंदगी बचाने के काम आती है, लेकिन यहाँ तो बन गई है मूविंग ओयो रूम। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एम्बुलेंस को राहगीरों ने उस वक्त नोटिस किया जब विंडो के अंदर कुछ फिल्म जैसा सीन चल रहा था और लोगों के दिमाग में तुरंत अलार्म बज गया। फिर क्या था, पब्लिक ने अपना शेरलॉक मोड ऑन किया और एम्बुलेंस का चेस स्टार्ट हो गया। तकरीबन 5 किलोमीटर तक बॉलीवुड स्टाइल चेस चलती रही और एंड में जो सीन बना उसमें एक लड़की और 2 लड़के पकड़े गए। अब सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, एम्बुलेंस या रोमांस वैन, क्या ये इमरजेंसी थी या एंटरटेनमेंट? अथॉरिटीज अब पूरी जांच कर रही है कि भाई एम्बुलेंस का असली मिशन क्या था, पेशेंट ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पैकेज। फिलहाल के लिए एम्बुलेंस हॉस्पिटल नहीं, सीधा वायरल हेडलाइंस में एडमिट हो चुकी है। दोस्तों, एम्बुलेंस को एम्बुलेंस ही रहने दें, उसे नेटफ्लिक्स का एपिसोड ना बनाएं। जो छात्रा है, कॉलेज छात्रा है, उसका फेस वॉश नहीं उठाना, ठीक है ना। कॉलेज छात्रा है, उस कॉलेज छात्रा को इसमें बैठा रहे हुए हैं। अब हम इनको खुलवाते हैं। पन्नागी से आप पीछा कर रहे हैं लगातार, अब क्यों नहीं रोक रहे हैं गाड़ी? 2 बार कट भी मारा आपने, वीडियो भी हमारे पास। अरे हम कहाँ चला नहीं, तो अगर बहन है तुम्हारी तो क्यों नहीं रोका है तुमने? हाँ तो मुँह बांधो, कोई दिक्कत नहीं है। बहन है, अगर तुम्हारी बहन है तो हमारी बहन है। नहीं, आपकी नहीं बन रही, रुक जाओ। वो साइलेंट है, वो साइलेंट है। ये कौन है आपकी? हमारे गाँव के। क्या नाम है इनका? क्या नाम? भगत सिंह भाई साहब। आप किस गांव की हैं? अगर तुम्हें भगत सिंह रोकना चाहिए गाड़ी के नहीं? ये देखो, हमने तुम्हारे डीएम को फोन लगाया, भोपाल डीएम को फोन लगाया, समझिए, हमने तुम्हारे डीएम को फोन लगाया। तुम रोक क्यों नहीं रहते गाड़ी? कौन है वो लड़की? कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? तो तुम सवारी लेके जाओ। लड़की का क्या नाम है? उस लड़की का क्या नाम बता दो? तुम्हारा नाम बताओ। नाम क्या है तुम्हारी बहन का? अरे वहाँ तुम बोलो ना, तुम्हारी बहन का क्या नाम? ये है विक्रमपुर की, हम हैं जो बड़ा मलेर। कहाँ से क्यों नहीं रोक रहे थे तुम? गाड़ी दादा बोले चले चलो। कौन दादा बोले? गाड़ी कौन दादा? भगत सिंह है। कौन है भगत सिंह? ये खड़ी है विक्रमपुर की। इनने ये क्या करते हैं 108 एम्बुलेंस में? चलाते हैं। और ये तो पीछे बैठी थी ना। तुम्हारी कौन सी पॉइंट की गाड़ी है? तुम पायलट इसके? हाँ हम कहाँ की पॉइंट की गाड़ी? बड़ा मलेरा। यहाँ क्या कर रहे थे? केस लेके आए थे 4 लाइन पर। नहीं, जा रहे थे वहाँ। कहाँ जा रहे थे? केस कहाँ है आप? बड़ा मलेरा किस साइड है? जा रहे हैं। बड़ा मलेरा किस साइड है? और अभी खड़े कहाँ हो तुम? कहाँ ये रास्ता कहाँ जाता है? कहाँ जाएगा ये रास्ता? ये रास्ता कहाँ जाएगा? अरे तुमसे यार, तुम एक बार ये बताओ, हमने तुम्हें कितनी बार तुमने कट मारा मुझे वहाँ से? बहन जी हम तुमसे बोलते जा रहे थे कि ड्रामा नहीं करो, तुम रोक दो गाड़ी को। हाँ भैया, थैंक यू भाई, मेरे आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया। मतलब ऐसा कुछ नहीं, ये लोग गलत इस जगह हैं कि तुम्हें गाड़ी रोकना चाहिए, तुम गलत नहीं हो, गाड़ी रोक दो ना।
अगर जो पता होता नहीं है हम ऐसे भी गाड़ी नहीं रोक रहा है, जबरदस्ती गाड़ी रोकी फिर बता रहा तुम्हें जो पता बहुत चाहिए फिर हमें गुस्सा हमने तुम्हें नहीं देखो तो तुम्हें ईमानदारी तुम्हें जब जो पता बहुत चाहिए कि अगर हमें बचा रहे हैं तो तुम्हें गाड़ी रोक देना रोक दो। बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही, जिसमें कुछ खवातीन को एलिजिडली खीरों पर हरा रंग लगाते हुए देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा कि खीरों को ज्यादा ताज़ा और हरा दिखाने के लिए उन्हें केमिकल या रंग में डुबोकर बेचा जा रहा था। इस मामले ने फूड सेफ्टी को लेकर लोगों में गहरी चिंता पैदा करती है। वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने सख्त नाराजगी का इजहार किया और मुतालबा किया कि इस तरह की सेहत के लिए नुकसानदा हरकतों के खिलाफ फौरन सख्त एक्शन लिया जाए। अवाम का कहना है कि अगर फल और सब्जियों को केमिकल रंगों के जरिए खूबसूरत दिखाकर बेचा जा रहा है तो ये सीधा तौर पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है। फिलहाल मुकामी इदारों की तरफ से वीडियो की तस्दीक या रस्मी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मामला सामने आने के बाद फूड सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड्स पर एक नई बहस शुरू हो गई है। यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान ने कहा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की हुकूमत अवाम तक तमाम तरक्याती योजना का फायदा पहुंचाएगी। कोलकाता पहुंचने पर चिराग पासवान ने कहा, बंगाल में बीजेपी सरकार ये यकीनी बनाएगी कि तमाम डेवलपमेंट स्कीम्स रियासत के लोगों तक पहुंचें जिन्हें पहले टीएमसी हुकूमत रोक रही थी। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत का मकसद हर तबके तक तरक्की के असरात पहुंचाना और मरकजी योजना का जमीन पर उतारना होगा। चिराग पासवान के इस बयान को वेस्ट बंगाल में बीजेपी के तरक्की और गवर्नेंस एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा। देखिए, सबसे पहले मैं बंगाल की जनता का धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से बंगाल की जनता ने भय, हिंसा, भ्रष्टाचार को नकारने का काम किया। हम लोग लंबे समय से प्रयासरत थे कि डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार का बंगाल में बनना जरूरी है। बंगाल जिस तरीके से विकास की राह से अछूता रहा है और एक एक करके ये सारी जानकारी आने वाले दिनों में हम लोग साझा करेंगे। केंद्र सरकार की कई ऐसी बड़ी और अच्छी योजनाएं जिनको बंगाल सरकार, टीएमसी की सरकार ने ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में उन्होंने उन योजनाओं को धरातल पे नहीं उतरने दिया। मैं अपने मंत्रालय की अगर मैं योजनाएं बताऊं, पीएमएफएमई की हो, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स लगाने की हो। कई बार हम लोगों ने राज्य सरकार से संपर्क किया, पर राज्य सरकार ने कभी उन योजनाओं को धरातल पे नहीं उतरने दिया। आयुष्मान जैसी योजना जो एक गरीब परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, स्वास्थ्य लाभ के अनुसार उनको नहीं लागू होने दिया। पर आज जब बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार को बनने का जनादेश दिया है, मैं बंगाल की जनता का धन्यवाद करता हूं। कल जिस तरीके से शपथ ग्रहण में नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, उनको मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। कल एक नई सरकार नए जोश के साथ बंगाल को विकास की राह पर, और ये अगले 5 साल में ही आप देखेंगे, अगले 5 साल में एक बदला हुआ बंगाल, विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ता हुआ बंगाल देखने को मिलेगा। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी का, उनका जिस तरीके से उनकी रणनीति रही है और जिस तरीके से तमाम प्रभारियों की यहाँ पे
भूमिका रही है, उन सबको भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। संजय शिरसाट ने निदा खान मामले में कई संगीन इल्जामात लगाते हुए कहा कि ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। महाराष्ट्र के मिनिस्टर संजय शिरसाट ने दावा किया है कि निदा खान को उनके हलके छत्रपति संभाजी नगर में 43 दिन तक छुपा कर रखा गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक कॉरपोरेटर ने उसे पनाह दी और इस पूरे मामले में मदद की। संजय शिरसाट ने कहा, ये एक वेल थॉट आउट कॉन्स्पिरेसी है। गिरफ्तार शख्स सिर्फ एक मोहरा है। इस रैकेट के पीछे कई बड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने इम्तियाज़ जलील पर भी सीधा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो इस मामले के मुख्य जिम्मेदार हैं और मुमकिन है कि उनसे भी ऊपर कुछ और लोग शामिल हों। संजय शिरसाट ने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन को कत्ल से भी बढ़कर बदतर करार दिया है और कहा कि मामले की तह तक जाकर तमाम जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाना चाहिए। नासिक की जो घटना घटी है वो देश भर में उसका निषेध किया जा रहा है। वजह एक है कि इस तरीके से लड़कियां काम करने के लिए आती है और उनको धर्मांतर करने की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये तो उनको धर्मांतर किया जा रहा है, वो भी जानबूझ के टारगेट करके किया जा रहा है। और ये घटना जब घटी नासिक में, उसके पीछे सिर्फ नासिक में नहीं हो रहा है, ये पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, देश भर में हो रहा है। कल पुलिस ने वहां के जो आरोपी थी उसको पकड़ा। 43 डेज वो संभाजी नगर में मेरे मतदार संघ में एक जगह पे उसको छुपा के रखा गया। किसने छुपाया? एमआईएम के नगर सेवक ने। इसलिए मैंने कल भी कहा है, आज भी कहता हूं कि ये जो सोची समझी साजिश है, वो साजिश को आप समझ लो। और ये करने वाले, ये हिबा खान जो आरोपी है, वो एक मोहरा है। उसके पीछे और बहुत सारे बड़े लोग हो सकते हैं ये रैकेट के पीछे। इसलिए इम्तियाज जलील जो एक्स एमपी है, वो भी इसमें शामिल है। वो भी एक बार गया था, नासिक गया। आज भी बेवकूफ जैसी बातें वो करता है। वो क्या तरीके है, क्या उसने किसका खून किया है, क्या कहीं दरोड़ा डाला है, क्या धर्मांतर करना, ये खून करने से भी ज्यादा डेंजरस है। और वो समझता नहीं, वो बोलता नहीं आरोपी है, उसके ऊपर गुनाह कहां सिद्ध हुआ। बहुत सारे आरोपी आज भी जेल में हैं क्योंकि उनके ऊपर आरोप है। न्यायालय सजा देगा या छोड़ेगा बात की बात है। जब एफआईआर उनके नाम का फटता है तो उनको अटक करना जरूरी होता है, और उसको छुपाने वाले ये लोग हैं। इसलिए मैंने मांग की है कि इम्तियाज जलील, जिसने उसको सपोर्ट करके नासिक से संभाजी नगर लेके गया, उसी के कारपोरेट के रूम में उसको रखा है। वो, उसकी मां, उसकी मौसी, उसका भाई, उसका पिताजी, 5 लोग वहां रुक गए। मतलब तुम पुलिस जो जिस बारे में तपास कर रही थी, उसके अंदर तुमने रोक लगाने का काम किया है। पुलिसों को दिशा भूल करने का काम, गुमराह करने का काम किया है। इसलिए इम्तियाज जलील भी उसके अंदर आरोपी होना चाहिए। अभी वो मतीन को आरोपी बनाया गया है, लेकिन इम्तियाज भी मेन कल्प्रिट इम्तियाज है, और इम्तियाज के ऊपर भी और कोई हो सकता है। इसलिए नासिक पुलिस ने उस तरीके से अभी उसके तपास की दिशा रखनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि पूरे मामले में अंडरग्राउंड करने की जिम्मेदारी इम्तियाज जलील एमआईएम पार्टी के पास दी गई थी? हो सकता है ना। जिस तरीके से वो लोगों को इतने दिन वहां पनाह देना, क्या मतलब आता है? वजह क्या हो सकती है? 3 प्रकार की गुनहगारी यहां बढ़ रही है। एक तो धर्मांतर हो रहा है, दूसरा लव जिहाद हो रहा है, तीसरा ड्रग्स बेचे जा रही है। ये तीनों चीज समाज में घातक है। हम राजनीति छोड़ दो बाजू में, लेकिन ये समाज के लिए हितकारक है क्या? नहीं है। कोई नहीं इसको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन ये लोग उसका सपोर्ट करते हैं। जो भी पकड़े गए लोग हैं, उनका अगर उसी पुलिस स्टेशन का या तो वहां के सीपी का आप स्टेटमेंट ले लो, कौन कौन आरोपी है।
वो सब इन्हीं से कनेक्टेड लोग दिखेंगे आपको। कहीं ना कहीं आपको ये कहना है कि ये रैकेट एमआईएम पार्टी चला रही है धर्म परिवर्तन करने का। एमआईएम पार्टी भी या महाराष्ट्र के लिए मोहरा हो सकता है, एमआईएम पार्टी के ऊपर भी और कोई होगा, मुझे वो जानता नहीं, लेकिन पुलिस अपने तपास में ये सब चीजें सामने लाने वाली है। इसलिए मेरी ये मांग है, मैं सीएम से भी मांग कर रहा हूं, एसआईटी के मार्फत इसकी चौकसी भी होना चाहिए। आज जो पुलिस ने काम किया वो सराहनीय है, उनकी तो हम तारीफ करते ही करते हैं। इसको हल्के में मत लो, इजी मत लो, तो इसके रैकेट के पीछे कौन कौन है उनको सामने लाओ, और सबसे पहले वो इम्तियाज और उनके साथीदार को अंदर डालो। एक के ऊपर गुना नोंद किया है, दूसरे के ऊपर इम्तियाज के ऊपर भी गुना नोंद करना चाहिए। पुलिस के कस्टडी में जब जाएगा वो खुद ना खुद बकेगा कि इसके पीछे कौन कौन है। नेशनल लेवल पे ये रैकेट चल रहा है ऐसा आपको लगता है? नेशनल लेवल पे चल रहा है, कहां नहीं हो रहा है। आप देखो, कहीं भी देखो, कोई भी स्टेट देखो, लव जिहाद होता है, धर्मांतर हो रहे हैं, क्यों, किस बात की तुमको तकलीफ है? लेकिन क्या मिशन है, यंग जनरेशन को बहकाना, उनको दूसरे माहौल की तरफ लेके जाना। पहले भी जो अतिरेकी कार्रवाई हुई आप देखते होंगे तो 22 से लेकर 30 उम्र के लोगों को ही अतिरेकी का प्रशिक्षण दिया जाता था। अब अगर उसके अंदर मारे गए आप तो आपको जन्नत नसीब होगी, आपको एक जो उनका मक्का मस्जिद मदीना है उनकी यात्रा करने के बराबर है। इतनी खतरनाक बातें उनके दिमाग में डाल डाल के इन्होंने ये रैकेट चलाया है। आज भी लव जिहाद वही है, आज भी दवा ये गोलियां बेचते हैं ड्रग्स के, वो वही लोग हैं। इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से एक पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए सरकार तो गंभीरता से ले रही है, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। नाशिकमध्ये कॉर्पोरेट जिहाद जे झालं त्याच्या मागे एमआयएम पार्टी आहे असं तुमचा आरोप आहे, काय सांगणार याच्यावरती? काल नाशिकच्या पोलिसांनी एक चांगली कारवाई केली। ती हिबा खान का काय ती आरोपी जी होती, मार्च मध्ये घडलेल्या घटनेचा तिच्याशी संबंध होता, परंतु ती बेपत्ता होती, कुठे आहे माहीत नव्हतं। पोलिसाच्या 4 टीम महाराष्ट्राच्या अनेक भागामध्ये जाऊन त्यांना शोधत होत्या। काल ती संभाजीनगरला भेटली, तिच्याबरोबर तिची मावशी, तिची आई, तिचा वडील, तिचा भाऊ होता। 43 दिवस एखाद्या आरोपीला लपून ठेवणं हा गुन्हा नाही का? मी काल जो आरोप केला होता तो आरोपाला आता आज पुष्टी मिळाली। ते घर कुणाचं होतं तर त्या नगरसेवकाचं होतं, तो मतीन पटेल का काही त्याचं नाव आहे, तो एमआयएमचा नगरसेवक। आणि त्याचे जे काही शहनशाह आहेत इम्तियाज जलील एक्स एमपी, ते आजही त्याची बाजू सावरण्यासाठी पुढे आलेले आहेत। तिने काय दरोडा टाकला का, ती काय अतिरेकी आहे का, तिने कुणाचा खून केलाय का? अरे खुनापेक्षा भयंकर कृत्य ती करत होती, त्याला तुम्ही पाठिंबा कसा देता? याचा अर्थ त्याच्यामध्ये त्याचा सहभाग आहे। हिबा खान ही नाशिकहून संभाजीनगरला जाती कशी आणि त्या ठिकाणी 43 दिवस राहती कशी, हा एमआयएमचा दिलेला पाठिंबा, ते एमआयएमच्या नगरसेवकच्या घरात आहे। दुसरीकडे कुठे राहत असेल, यांनी काही रसद पुरवली असेल समजू शकतो, पण त्याच्या घरात राहते ती। म्हणून आता ह्या इम्तियाज जलीलला, त्या दुसऱ्या मतीनला आता सहआरोपी केलेलं आहे, इम्तियाज जलीलला सुद्धा सहआरोपी केले पाहिजे। ती हिबा खान काय नाव आहे, ती एक मोहरा आहे छोटासा, आणि मला वाटतं हा इम्तियाज पण एक छोटा मोहरा असावा, त्याचे मास्टर माइंड आणखीनच कोणतरी वेगळे असावेत। म्हणून इम्तियाजला ताब्यात घेणं गरजेचं आहे। त्या मतीनला घेतलंय, मतीन इम्तियाजचं नाव सांगणारच आहे, इम्तियाजला जेलमध्ये जावंच लागणार आहे, आणि त्याच्यानंतर खऱ्या अर्थानं या प्रकरणाचा उलगडा होईल। एमआयएम पार्टी हे धर्म परिवर्तनाचं काम चालवत आहे का इम्तियाज जलील चालवत आहे, याच्यावरती काय म्हणणं आहे? नाही, एमआयएम पार्टीचं हेच आहे, त्यांचा अजेंडाच तो आहे। जातीवादावर इतकं भडक बोलणे, तुम्ही मुंब्राचं प्रकरण पाहिलं असेल, कैसा हराया, हे काय होतं? हे जातीवादचा सगळं हिरवं करून टाकेल, काय करून टाकेल, ही त्यांच्या कॉन्फिडन्स वाढवतोय कोण? एमआयएमचीच नगरसेविका आहे ना ती। म्हणून यांचा विषयच तो आहे, ज्यांना या ठिकाणी आपलं अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी
हिंदू मुसलमानामध्ये भांडणं लागले तरी चालतील, परंतु आम्ही कडवट जातीवादी कसे आहोत किंवा आम्ही मुस्लिमाचे पाठीराखे कसे आहोत हा दाखवण्याचा यांचा प्रयत्न आहे. परंतु याच्यामुळं आमची एक पिढी बर्बाद होत चाललेली आहे. ड्रग्सचा व्यवसाय कोण करताय, कोण आहेत, रेकॉर्ड बघा, पोलीस कमिशनरला विचारला, एसपीला विचारा, तेच हे सगळं विकणार आहे. लव जिहाद कोण करतंय, सर्व तेच आहेत. असे कधी प्रकरण ऐकलेत का? हिंदूने 2 मुस्लिमाच्या मुली पळून घेऊन गेल्या, ही संस्कृतीच नाही ना. परंतु हे रॅकेट फक्त नाशिक पुरतं नाहीये, महाराष्ट्रात तर सगळीकडे चालू आहे. नगरला आहे, पुण्याला आहे, संभाजीनगरला आहे, मालेगावला आहे, अनेक ठिकाणी. हा इथलचा महाराष्ट्राचा, परंतु देशव्यापी सुद्धा असे प्रकार वाढत चाललेत. आणि याला हे MIM सारखी एक संघटना आणि त्यांचे आणखीन असलेले वरिष्ठ काय त्यांचे काय बॉस ज्याला म्हणता येईल ते सुद्धा याच्यामध्ये आहे. म्हणून पोलिसांनी त्या पद्धतीने तपास केला पाहिजे. मी मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा विनंती केलेली आहे की याची SIT चौकशी करा आणि दूध का दूध पाणी का पाणी एकदा होऊ द्या आणि ह्या सर्वांना जे असे प्रकार करतात यांना खडी फोडायला पाठवा. सुब्रमण्यम जयशंकर एस जयशंकर ने इंडिया और त्रिनिदाद और टोबैगो के दरमियान ताल्लुकात को मुश्तरका तारीख़, सकाफ़त और क्रिकेट से मजबूत करार दिया. और पोर्ट ऑफ स्पेन के दौरे के दौरान हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, इंडिया और त्रिनिदाद और टोबैगो के रिश्ते हमारी मुश्तरका हिस्ट्री, कल्चर और क्रिकेट से जुड़े हैं. उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के मशहूर क्रिकेटर्स के हिंदुस्तान में बेपनाह मकबूलियत का भी जिक्र किया और कहा कि क्रिकेट ने दोनों मुल्कों के अवाम को एक दूसरे के और करीब लाने में अहम किरदार अदा किया. एस जयशंकर के इस बयान को दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती, सकाफती रिश्तों और खेल के ज़रिए बढ़ती क़ुर्बत का इजहार समझा रहा. Honorable George Soros, Minister of Foreign and CARICOM Affairs, colleagues from the foreign ministries of both countries, High Commissioner, Chief of Protocol, Mr. Brian Lara, Mr. Ajay Patel, dear friends. Namaste, good afternoon. It is really a great pleasure to be back in Trinidad and Tobago and to be at the campus of this ministry today. I sincerely thank you, Minister, and your government, your ministry, for this honor which you have done me, and for extending warm hospitality to me and my delegation. As you have noted, India has traditionally had very warm and friendly relations with Trinidad and Tobago, and these ties have been underpinned by shared history, our struggle against colonialism, and by our very special bonds of cricket. In fact, the people of our two countries share so much in common, whether we talk of clothing and sports or food habits and traditions. I know that festivals like Diwali, Phagwa, Eid, etc. are celebrated here with great enthusiasm, and our music, dance, I believe even TV serials and movies are quite popular. We do have a very deep appreciation of each other's culture. But if there is a special dimension to our ties, it is of course cricket, and I want to say it's no secret that we Indians have long been big fans of West Indian cricketers. I'm sure Mr. Lara would testify to it. In fact, when I was coming here, I was told that from the campus of this ministry we could see your house. And I said, well, that's a great honor, but I didn't realize the honor would be even greater seeing you in person. And really, what better start can one hope for on a visit? But I also do want to mention that the current generation of players from our country remain very popular in India. And the names of Sunil Narayan, who by the way had an exceptionally good match today in the IPL, and Kevin Pollard and Nicholas Puran come to mind. Friends,
this is my third visit to your beautiful country. I look forward to very fruitful discussions with you, Minister, and with the leadership of Trinidad and Tobago today and tomorrow. I also hope to see something beyond office rooms and perhaps enjoy some of your local delicacies. I believe the famous doubles is what people look forward to. So once again, really, I thank you for your warm welcome. I thank you for this great honor. And I really cannot think of starting off a visit on a better note than what you have structured today for me. Thank you very much. उदित राज ने शुवेंदु अधिकारी को मशवरा देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो इंतकामी सोच के बगैर वेस्ट बंगाल की तरक्की और अमन के लिए काम करेंगे। कांग्रेस लीडर उदित राज ने कहा, उम्मीद है कि शुवेंदु अधिकारी बदले की भावना के साथ काम नहीं करेंगे और बंगाल की तरक्की के साथ साथ हिंसा पर काबू पाने को अपना मकसद बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा, बंगाल को मणिपुर नहीं बनने देना चाहिए। उदित राज के इस बयान को वेस्ट बंगाल में अमन व अमान कायम रखने और सियासी तशद्दुद को रोकने की अपील के तौर पर भी देखा जा रहा। मेरी शुभकामना है कि पहला सीएम बीजेपी का होने वाला है, लेकिन 4 मई के बाद जो दृश्य देखने को मिल रहा है उससे बड़ा भयानक फ्यूचर नजर आता है। और जिस तरह से अभी हाल में उनके पीए की हत्या हुई है और चर्चाएं हुई कि उनकी 5 अभी तक जो बड़े क्लोज एड थे या पीए थे उनकी हत्या हो चुकी है, यह भी एक बात कही जा रही है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी जी के साथ इन्होंने काम किया था और सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी थे। इनके पिताजी भी मिनिस्टर हैं, उनके तमाम लूप होल्स को भी ये जानते हैं। बदले की भावना से काम न करें। बंगाल का विकास नहीं हुआ है, बंगाल के विकास के लिए काम करें। जो वहाँ हिंसा है उसको रोकने का काम हो, मणिपुर न हो। हालांकि उनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो तो हिंदू मुस्लिम तो करेंगे ही करेंगे, और मणिपुर न बन जाए, ये मैं कामना करता हूँ। हरपाल सिंह चेमा ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ स्टेट्स में सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चेमा ने कहा, यह बीजेपी का डिज़ाइन है कि इलेक्शन से पहले स्टेट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आइन और जमहूरियत की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। हरपाल चेमा ने कहा, आम आदमी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए पाबंद अहद है और अवाम जमहूरियत पर इस हमले का मुनासिब जवाब देगी। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल में एजेंसीज के इस्तेमाल और जमहूरी इदारों के किरदार पर बहस और तेज हो गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दोबारा ऐसे कपल ऑफ डेज में, थोड़े दिनों में दूसरी बार हमारे कैबिनेट के कलीग संजीव अरोड़ा जी के घर के ऊपर दावा बोला है। आज सुबह उनके घर के ऊपर एक बहुत बड़ी रेड जो है वो वैसमता ईडी ने की है। ये भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन है। जिस भी स्टेट में इलेक्शन होती है उस स्टेट में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पहले ये ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं। वहां नेताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, वहां के वोटरों को धमकाया जाता है, एसआईआर के जरिए वोट काट दी जाती है जो इनका विरोध करता है। तो फिर वहां की इलेक्शन लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। पर लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो संविधान में विश्वास रखती है। जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था उसमें हम विश्वास रखते हैं। तो बिल्कुल हम संविधान को भी बचाएंगे, इस देश को, डेमोक्रेसी को भी बचाएंगे, इस देश के लोकतंत्र को भी बचाएंगे। इस देश के लोकतंत्र को लेके आने के लिए पंजाब के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां की थी। सबसे ज्यादा लगभग 80% से ऊपर कुर्बानियां जो थी वो पंजाब के लोगों की थी। तो हम बिल्कुल इस देश की लोकतंत्र को बचा के रखेंगे
और इस देश के संविधान को बचा के रखेंगे। जितना मर्जी हमला कर ले भारतीय जनता पार्टी, वो उनके सभी हमले जो है हम नकार देंगे, उनको खत्म कर देंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पंजाब में पूर्ण बहुमत से चल रही है। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा हमला जो लोकतंत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे होकर एकमुठ होकर भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देंगे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।